Good morning to one and all. I am Prem Kumar Patle. My dear students, today I am here along with the 8th part of 11th chapter, Paths to Modernization. And dear students, in today's session I shall explain about the establishing the new democracy of 1949. After that I shall explain about the conflicting vision during the 1965 to 78 and the reforms फ्रॉम 1978। बच्चों, इस सेशन में मैं आपको नए जनवाद की स्थापना और जो समय है 1949 से 65 का वो समझाऊंगा। आफ्टर दैट आई शैल एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्फ्लिक्टिंग विजन, दर्शनों का जो टकराव था, जहाँ सोशलिस्ट मैन को फॉर्म करना या क्रिएट करने वाले जो मोटो था, उस सेंस को उस पर जो टकराव हुआ था उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड आफ्टर दैट आई शैल एक्सप्लेन अबाउट द रिफॉर्म्स जो 1978 से शुरू होने वाले सुधार थे उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एस्टेब्लिशिंग द न्यू डेमोक्रेसी ऑफ 1949 to 65. The People's Republic of China government was established in 1949. This is a very important year for China. In that year, the Republic of China government was established. बच्चों, People's Republic of China की सरकार 1949 में कायम होती है। It was based on the principle of new democracy. ये एक नए लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित थी। An alliance of all social classes. ये जो सरकार थी ये सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था। ठीक है, अनलाइक द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट। बच्चों, ये जो सर्वहारा होता है, ऐसा श्रमिक वर्ग, संपत्तिहीन श्रमिक वर्ग की बात की जाए तो वो गलत नहीं होगा कि ये इस तरह की सरकार को स्थापित किया गया था जो सर्वहारा की तानाशाही, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट, उससे अलग थी, उससे भिन्न थी। दैट द सोवियत यूनियन said इट हैड established। और वो जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट्स की बात की जा रही है, सर्वहारा की तानाशाही की बात की जा रही है, जिसे कायम करने का दावा किसने किया था? सोवियत संघ ने किया था। उससे अलग थी ये जो सरकार थी जिसकी स्थापना हुई थी, वो एक नए लोकतंत्र के अंतर्गत हुई थी जिसमें सभी प्रकार के जो सामाजिक वर्ग थे उनका गठबंधन था। दैट वाज एन अलायंस ऑफ ऑल सोशल क्लासेस। क्रिटिकल एरियाज ऑफ द इकोनॉमी वर पुट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। बच्चों, ये ऐसी सरकार थी जिसने अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र अपने नियंत्रण में रखे थे। एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ लैंड वर ग्रेजुअली एंडेड। और जो निजी कारखाने की बात थी या भूस्वामित्व की बात थी वो धीरे धीरे खत्म किया जाना शुरू हो चुका था। दिस प्रोग्राम लास्टेड टिल 1953। ये जो प्रोग्राम था बेटा, ये कार्यक्रम था 1953 तक चला। व्हेन द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट इट वुड लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। जब सरकार ने समाजवादी बदलाव के कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की, तब तक ये वाला कार्यक्रम जो है वो चलता रहा कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस और प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ लैंड को धीरे धीरे खत्म करने की जो प्रोसेस थी वो 1953 तक चलती रही। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट लॉन्च इन 1958। बच्चों, एक लंबी छलांग लगाने वाले आंदोलन की अगर बात की जाए तो वो 1958 में वो शुरू होता है। और वो क्या था? दैट वाज अ पॉलिसी टू गैल्वेनाइज द कंट्री टू इंडस्ट्रियलाइज रैपिडली। वो आंदोलन इस नीति पर आधारित था कि देश का तेजी से औद्योगिकरण किया जाए। ठीक, पीपल वर एनकरेज टू सेट अप स्टील फर्नेसेस इन देयर बैकयार्ड्स। ग्रामीण जो लोग थे उनको अपने घर में पीछे, जो घर के पीछे वाला हिस्सा होता था, वहाँ पर इस्पात की भट्टियाँ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हर घर में इंडस्ट्री यानी
ये होम इंडस्ट्री समझ लीजिए, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए लोगों को एनकरेज किया गया, प्रोत्साहित किया गया. इन रूरल एरियाज पीपल्स कम्यून्स वर स्टार्टेड. बच्चे, ग्रामीण इलाकों में पीपल कम्यून्स को स्टार्ट किया गया. पीपल कम्यून्स क्या होते थे? जहाँ लोग इकट्ठे होकर के इकट्ठे ज़मीन के मालिक थे सभी लोग, ठीक, और मिलजुल करके उस ज़मीन पर फसलें उगाया करते थे. इन पीपल कम्यून्स को स्टार्ट किया गया. बाय 1958 there were 26,000 communes covering 98% of the farm population. 1958 तक 26,000 26,000 ऐसे समुदाय थे जो कृषक आबादी का 98% थे, कृषक आबादी का 98% थे. बच्चों, फिर माओ की बात आती है, माओ से तुंग, जिसके बारे में हमने लास्ट सेशन में जाना था. माओ से ने अपनी पार्टी का या पार्टी के द्वारा जो उनके टारगेटेड गोल्स थे उनको पाने के लिए लोगों को प्रेरित करना शुरू किया और वो इस काम में सफल भी हुए थे. माओ वॉज एबल टू मोबिलाइज द मासेस टू अटेन द गोल्स set by the party, and his concern was with creating a socialist man who would have 5 laws. माओ या उनकी पार्टी की चिंता जो थी वो एक सोशलिस्ट मैन, एक समाजवादी व्यक्ति बनाने की थी, और उस समाजवादी व्यक्ति की 5 प्रिय चीज़ें होगी ऐसा डिसाइड किया गया. नंबर 1 वाज फादरलैंड, पितृभूमि. नंबर 2 पीपल, जनता. लेबर, काम, साइंस, विज्ञान एंड पब्लिक प्रॉपर्टी. ये 5 थिंग्स थी दैट वर द लॉज ऑफ द सोशलिस्ट मैन, that played a very important role for a socialist man. And mass organizations were created for farmers, women, students and other groups. बच्चों, वहाँ कई जन संस्थाएं बनाई गई जो किसानों से, महिलाओं से, छात्रों से, इनसे संबंधित थी. अगर हम इसके लिए उदाहरण की बात करें, फॉर इंस्टेंस ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वुमेन फेडरेशन हैड 76 मिलियन मेंबर्स एंड ऑल चाइना स्टूडेंट फेडरेशन 3.29 मिलियन मेंबर्स. तो ये इस तरह की वहाँ जो संस्थाएं थी वो तैयार की जा रही थी. जैसे ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वुमेन्स फेडरेशन में लगभग 760 लाख मेंबर्स थे. ऑल चाइना स्टूडेंट्स फेडरेशन में 32,90,000 मेंबर्स थे. और ये जो लक्ष्य थे, तरीके थे, जो कि माओ या उनके कुछ पार्टी मेंबर्स के द्वारा डिसाइडेड थे, उसको पार्टी में सभी लोगों ने पसंद नहीं किया था. 1953-54 की अगर बात करें तो वहाँ कुछ लोगों ने औद्योगिक संगठन, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ पर, आर्थिक विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान देने के लिए उन्होंने बात रखी कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट किया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ पर डिसीजन लिए जाए, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाए. लोगों का ऐसा मानना था. वो सोशलिस्ट मैन के फॉर्मेशन या उसके क्रिएशन को लेकर के उतने उत्साहित नहीं थे. हम उस पार्टी के दूसरे लोगों की अगर बात करें तो लियू शाओशी एंड डैंग शियाओपिंग tried to modify the commune system as it was not working efficiently. लियू शाओशी और तंग शियाओपिंग ने कम्यून की जो प्रथा थी बेटा उसको बदलने की कोशिश की, क्योंकि वो बहुत कुशलता से काम नहीं कर रही थी. The steel produced in the backyard furnaces was unusable industrially. घरों के पीछे जो बनाई गई स्टील औद्योगिक थी वो उस लिहाज से, औद्योगिकी लिहाज से वो अनुपयोगी थी, ऐसा भी उन्होंने माना था. तो इस तरह से एक ही पार्टी के अंदर जहां टारगेटेड या गोल्स डिसाइड किए गए थे
उन डिसाइडेड गोल्स में कुछ लोग सोशलिस्ट मैन को क्रिएट करने के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं कहीं पर दूसरी लोग उसी पार्टी में इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस करने की डिमांड रख रहे थे। तो ये इस तरह से वहाँ पर 1949 से 1965 के बीच एक नए जनवाद की स्थापना होती है, एक न्यू डेमोक्रेसी की स्थापना होती है। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्टिंग विजन 1965 टू 78। बच्चों, अब दर्शनों के टकराव की बात करें, और जो दर्शन की हम बात कर रहे हैं, जिस विजन की बात कर रहे हैं, दैट वाज बेस्ड ऑन द सोशलिस्ट मैन। ओके, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मास्ट wanting to create a socialist man and those who objected to his emphasis on ideology rather than expertise culminated in Mao launching a great proletarian cultural revolution in 1965 to counter his critics। बच्चों, जो सोशलिस्ट मैन के क्रिएशन की बात की जाए तो इसके लिए कुछ जो माओवादी थे वो इच्छुक थे, और इस विचारधारा पर बल देने वाले जो लोग थे वे, और जो इस पक्ष में नहीं थे, उन लोगों के बीच आलोचनाओं का या आरोपों का एक दौर चला जो उनके वाद विवाद की स्थिति तक जाता था। ये संघर्ष देखने को मिला। इसी संघर्ष को, इस वैचारिक संघर्ष को एक और जहां माओ त्से-तुंग द्वारा 1965 में एक महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति को चालू किया गया, तो उन्होंने वो इसलिए चालू की ताकि वो आलोचकों का सामना कर सके। आलोचकों के द्वारा, जो क्रिटिक्स थे, उनके द्वारा जो उनकी सोशलिस्ट मैन के कॉन्सेप्ट को उस पर ऑब्जेक्शन पुटअप किया जा रहा था, उसको रोकने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए 1965 में इन्होंने ये कल्चरल रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। अब इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग कौन थे? द रेड गार्ड्स, मेनली स्टूडेंट्स एंड द आर्मी, वॉज यूज्ड फॉर अ कैंपेन अगेंस्ट ओल्ड कल्चर। पुरानी संस्कृति, ओल्ड कल्चर, ओल्ड कस्टम्स, ओल्ड हैबिट्स, ये पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाज, पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए रेड गार्ड्स को अपॉइंट किया गया। और ये रेड गार्ड्स बेटा होते कौन थे? स्टूडेंट्स होते थे, ठीक है। आर्मी के लोग होते थे, सेना का इस्तेमाल किया जाता था इन रेड गार्ड्स के माध्यम से। ये रेड गार्ड्स की कैटेगरी में इनको रखा गया था। जो छात्र होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू द कंट्री साइड टू लर्न फ्रॉम द मासेस। छात्रों और पेशेवर लोगों को जनता से ज्ञान हासिल करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेजा गया, क्योंकि विचारधारा किस पर आधारित थी बेटा? माओ पर, है ना, साम्यवादी पर। पेशेवर ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। जो विचारधारा थी वो पेशेवर ज्ञान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और इसमें हम डिनंसिएशन की बात करें, द डिनंसिएशन एंड स्लोगन्स रिप्लेस्ड रेशनल डिबेट। जो दोषारोपण था और जो नारेबाजी ने तर्क संगत बहस की जगह ले ली थी। दोषारोपण न करें, नारेबाजी न करें, ये स्थिति तो वहाँ थी नहीं। जो तर्क संगत बहस हो रही थी उसकी जगह सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा, नारेबाजी की जाने लगी। The cultural revolution began a period of turmoil, weakened the party and severely disrupted the economy and educational system. सांस्कृतिक क्रांति से खलबली का दौर शुरू हो जाता है, पार्टी कमज़ोर हो जाती है और अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में भारी रुकावट आ जाती है। From the late 1960s, a tide began to turn. 1960 के जो उत्तरार्ध की बात करें, तब से कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। In 1975,
the party once again laid emphasis on greater social discipline and the need to build an industrial economy so that China could become a power before the end of the century. ये डिसाइड कर लिया जाता है कि 1975 में एक बार फिर से अधिक सामाजिक अनुशासन की स्थापना की जाएगी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को ग्रोथ दिलाने का काम शुरू किया जाएगा और चीन को सेंचुरी के ख़त्म होने के पहले एक शक्तिशाली देश के रूप में उभारा जाएगा। तो इस तरह से 1965 से 78 के बीच जो दर्शनों का टकराव था वो देखने को हमें मिलता है। बच्चों, अब देखते हैं कि कौन कौन से रिफॉर्म्स वहाँ पर किए गए थे, चाहे वो पॉलिटिकल सिनेरियो में हो या कल्चरल सिनेरियो में या सोशल बेस्ड हो। द कल्चरल रिवॉल्यूशन वाज फॉलोड बाय अ प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल मैनोरिंग। सांस्कृतिक क्रांति के बाद राजनीतिक दाव पेचों की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक, डेंग सियाओपिंग ने पार्टी के ऊपर मजबूत नियंत्रण स्थापित कर रखा था और साथ ही देश में एक सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी की उसने शुरुआत की। उसने शुरुआत की, देश में एक समाजवादी बाजार व्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की शुरुआत किया। In 1978, the party declared its goal as the four modernization. 1978 में पार्टी ने आधुनिकीकरण के अपने 4 सूत्रों को रखा और 4 सूत्री लक्ष्यों में उसने रखा साइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और डिफेंस के डेवलपमेंट को। विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा के विकास, ये 4 मॉडर्नाइजेशन को उन्होंने अडॉप्ट किया। डिबेट वॉज अलाउड एज लॉन्ग एज द पार्टी वॉज नॉट क्वेश्चन। पार्टी से सवाल जवाब न करने तक की हद तक ही बहस करने की इजाज़त दी गई। तो हमने जान लिया है कि 1978 में पार्टी ने अपने 4 मॉडर्नाइजेशन पिलर्स को स्टेब्लिश करने की जो अपना मोटो है, अपना लक्ष्य वो निर्धारित किया। और लक्ष्य क्या थे? डेवलपमेंट इन साइंस, डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री, इन एग्रीकल्चर एंड इन डिफेंस। And in this new and liberating climate, as at the time of the May 4th movement 60 years earlier, there was an exciting explosion of new ideas. बच्चों, इस नए और आज़ाद वातावरण में 60 साल पहले लगभग 4 मई के समय जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद से ये नए विचारों का ये ज़बरदस्त विस्फोट था। नए विचारों का एक रोमांचकारी भंडार फूट पड़ा था। ऑन 5 दिसंबर 1978, a wall poster, the 5th modernization proclaimed that without democracy, the other modernizations would come to nothing. 5 दिसंबर 1978 को दीवार पर लगे एक पोस्टर ने 5वीं आधुनिकता का दावा किया और वो था लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के बिना अन्य आधुनिकताएं कुछ भी नहीं बन पाएगी, कुछ भी नहीं संभाल सकेगी, ये बात रखी गई। मतलब 5th मॉडर्नाइजेशन के तौर पर उन्होंने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की बात कही। इट वेंट ऑन टू क्रिटिसाइज द CCP फॉर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी और एंडिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, even citing case of such abuse from within the party. बच्चों, गरीबी न हटाने और जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन था, लैंगिक शोषण, ये खत्म न कर पाने के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना की गई। इसके लिए उसने पार्टी के अंदर से ही ऐसे दुर्व्यवहारों के उदाहरण भी पेश किए जो कि इन समस्याओं के आधार थे। बच्चों, इसके बाद इनकी मांग जो रखी जाती है उसको दबाया जाता है।
But in 1989, on the 70th anniversary of the May 4th movement, many intellectuals called for a greater openness and an end of ossified dogmas. बच्चों, 1989 में जो 4th मई का जो आंदोलन थी उसकी 70वीं सालगिरह थी। उस पर बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने ज़्यादा खुलेपन के लिए और कड़े सिद्धांतों को खत्म करने की मांग की थी। इसके लिए बीजिंग के तियानमेन चौक पर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, जिसे बड़ी ही निर्ममता के साथ, क्रूरता के साथ दबा दिया जाता है। दुनिया भर में इस क्रूरतापूर्वक किए गए व्यवहार की कड़ी आलोचना की जाती। दिस वॉज स्ट्रांगली कंडेम्ड अराउंड द वर्ल्ड। इसके दौरान, इसके पश्चात सुधार के काम और चल पड़ते हैं। चीन के विकास के विषय पर दोबारा बहस शुरू होती है, जहां इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक मजबूत राजनीतिक नियंत्रण, पॉलिटिकल कंट्रोल की बात करें, एक आर्थिक खुलेपन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करें, और विश्व बाजार से जुड़ाव, है ना, इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड मार्केट, उस पर अपनी पार्टी के जो मुद्दे थे उसको रखा और उसकी सबसे ज़्यादा मजबूती से रखा, और इस पर उसने काम भी किया। तो आलोचकों का क्या कहना था? क्रिटिक्स आर्ग्यूज दैट इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज बिटवीन सोशल ग्रुप्स, बिटवीन रीजन्स एंड बिटवीन मैन एंड वुमेन आर क्रिएटिंग सोशल टेंशन एंड क्वेश्चन द हैवी एम्फेसिस ऑन द मार्केट। तो आलोचकों का कहना था कि सामाजिक गुटों, क्षेत्रों में पुरुष और महिलाओं में जो असमानताएं बढ़ रही है, इससे सोशल टेंशन, सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, और बाजार पर जो भारी महत्व दिया जा रहा है उस पर भी आलोचकों ने क्वेश्चन मार्क खड़ा किया। उन्होंने सवाल खड़े किए कि आपको सोशल वेलफेयर में सोशली डिसीजन लेने चाहिए, बल्कि आपके द्वारा केवल इकोनॉमिक बेस्ड ही डिसीजन लिए जा रहे हो, बाजार को भारी महत्व दिया जा रहा है, न कि समाज पर। तो इस पर आलोचकों ने काफ़ी सवालों खड़ा किया। अंत में पहले के जो पारंपरिक विचार थे वो पुनर्जीवित हो रहे हैं। ठीक, ये दौर जो आगे बढ़ता है बेटा, इसमें जो उनके ट्रेडिशनल आइडियाज़ थे वो रीमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, और कन्फ्यूशियसवाद और ये जो तर्क की पश्चिम की नकल करने के बजाय चीन अगर अपनी परंपरा पर चले तो एक आधुनिक समाज बनाया जा सकता है, इस पर भी काम किया जाना शुरू हो चुका था। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रिफॉर्मेशंस थे, जो चाइना में 1978 से जो सुधार हो रहे थे, उन्होंने अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग क्षेत्रों पे काम करना शुरू किया था। बच्चों, आज के एक्सप्लेनेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये पढ़ाया गया या एक्सप्लेन किया हुआ पार्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।